स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये जो वीडियो है 12th क्लास के लिए होगा और हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा साक्षरता। हम इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे और जो ये टॉपिक है ये है चैप्टर 3 जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंदर जनसंख्या जो संगठन पॉपुलेशन कंपोजिशन का जो चैप्टर है उसके अंदर एक टॉपिक है साक्षरता, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले हमने जो है लिंग संगठन, आयु संरचना, ठीक है, आयु लिंग पिरामिड और ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में पढ़ लिया है भाई। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, इनके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। मेरे चैनल के अंदर प्ले लिस्ट में आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिल जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। 12th ज्योग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी और वहां पर जब आप देखेंगे तो उसके अंदर जितनी भी वीडियो बनी है तीसरे लेसन तक सारी की सारी वीडियो उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएंगी। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं भाई। तो हमारा जो टॉपिक होगा साक्षरता होगा और साक्षरता के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो होता है वो किसी देश की जनसंख्या के लिए जरूरी क्यों होता है, ठीक है। क्योंकि देश के अंदर अगर इस साक्षरता को हम पढ़ रहे हैं तो कहता है कि देश की जनसंख्या के लिए जरूरी क्यों होता है। तो देखो, देश की जनसंख्या के लिए जब हम इसको पढ़ते हैं ना तो ये किसको शो कर रहा है, ये वहां के सामाजिक आर्थिक कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। सामाजिक आर्थिक कंडीशन दिखा रहा है वहां की, ठीक है, कि कैसी है उसको इंडिकेट कर रहा है। ये बता रहा है कि शैक्षणिक सुविधाओं का स्तर कैसा है। शैक्षणिक सुविधाएं यानी कि वहां पर शैक्षणिक संस्थान एजुकेशन के लिए कितने इंस्टीट्यूट बना रखे हैं, वहां पर स्कूल की फैसिलिटी कैसी है, उसके स्तर को दिखाता है। ये उसके विकास स्तर को दिखाता है और वहां तक यहां तक ये भी बताता है कि वहां पर विकास स्तर जो होगा वो किस लेवल पर होगा। क्योंकि जैसे जैसे पढ़े लिखे लोग होंगे ना उसके अंदर वहां पर विकास उतनी ही तेज गति से होना शुरू होगा और अलग अलग क्षेत्रों में विकास होगा। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र होगा और लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कहां पर होंगे, वो प्राथमिक क्रियाकलाप या फिर कृषि कार्यों के अंदर लगे मिलेंगे भाई, ठीक है। तो जो साक्षरता होता है ये समझ में आ गया, किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को इंडिकेट करता है, बताता है वहां पर कि वहां पर सरकार की नीतियां किस प्रकार की हैं, शैक्षणिक सुविधाएं किस प्रकार की हैं, इन सभी के बारे में बताता है। तो आइए अब पढ़ते हैं कि साक्षर व्यक्ति हम किसे कहेंगे। साक्षरता तो बाद में देखेंगे, पहले हम साक्षर व्यक्ति देख लेते हैं किसे कहेंगे। तो कहता है भाई कि यूएनओ है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका कमीशन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन कमीशन, ठीक है। जनसंख्या आयोग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग, उसने कहा कि कोई व्यक्ति 15 साल से अधिक आयु का होना चाहिए, ठीक है। उम्र क्या बोली उसने, 15 साल से अधिक आयु। कहता है किसी भी भाषा का जानकार हो और उस भाषा में साधारण संदेश को पढ़ सके, लिख सके, पढ़ लिख और समझ सके, उस व्यक्ति को हम क्या बोल देंगे, उस व्यक्ति को हम पढ़ा लिखा उनमें शामिल कर लेंगे, पढ़े लिखे लोगों में शामिल कर लेंगे भाई। वो व्यक्ति क्या होगा, साक्षर व्यक्ति होगा। आगे बात समझ में सिंपल है। फिर उसके बाद इंडिया के अंदर देख लो भाई, इंडिया के अंदर कहता है कि 2001 की जनगणना की परिभाषा बता देता हूं मैं आप लोगों को। कहता है कि 7 साल का होना चाहिए या 7 साल से ऊपर होना चाहिए, 7 साल से अधिक आयु का होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आगे किसी ने क्या बोला, कहता है कि किसी भी भाषा के अंदर उस संदेश को पढ़ सके, लिख सके और समझ सके। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ में उसने कहा कि अंक गणितीय समझ होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ भी जानता हो, अंक गणितीय परिकलन भी कर लेता हो, उस व्यक्ति को हम क्या बोल देंगे, उस व्यक्ति को हम साक्षर व्यक्ति बोल देंगे भाई। आगे बात समझ में। और यहां पर है ना ये कहता है कि साक्षर व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप किसी स्कूल के अंदर से 10th 12th की मार्कशीट लेकर के घूम रहे हो या फिर उसे औपचारिक फॉर्मेलिटी के तौर पर उसने किसी इंस्टीट्यूट के अंदर कहीं पर उसने एडमिशन ले रखा है या नहीं ले रखा है या फिर उसकी डिग्री को देख करके हम साक्षर व्यक्ति बोलेंगे, नहीं। यहां पर यह कहता है कि यहां पर साक्षर व्यक्ति ये होगा जो इन परिभाषाओं में फिट बैठ रहा है ना, वो व्यक्ति साक्षर व्यक्ति कहलाएगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति कहलाएगा। आगे बात समझ में यहां तक उम्मीद करता हूं आ भी गई होगी, क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर मुश्किल लग रही हो तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक ले जाकर के दोबारा देख लो एक बार। अब आगे बात करते हैं। आगे कहता है कि साक्षरता दर क्या होता है। साक्षरता दर के बारे में पढ़ते हैं भाई। साक्षरता दर का मतलब होता है कि कुल जनसंख्या के अंदर जो कुल जनसंख्या होती है ना भाई, उसके अंदर हम किनको देखते हैं, साक्षर व्यक्तियों को निकाल लेते हैं। कुल जनसंख्या में साक्षर व्यक्ति, साक्षर का मतलब पढ़े लिखे व्यक्तियों, साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत जो होगा वो क्या कहलाएगा, साक्षरता दर कहलाएगा। कुल जनसंख्या में पढ़े लिखे लोगों का
प्रतिशत, कितने लोग पढ़े लिखे हैं उनके प्रतिशत को हम क्या बोलेंगे, साक्षरता दर। किस प्रकार निकाला जाएगा, साक्षर व्यक्ति कितने हैं, ठीक है, उसके बटे हम कितना कर देंगे, हम कुल जनसंख्या आ जाएगा, ठीक है, और उसको हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो निकल कर क्या आएगा, वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है हमारा साक्षरता दर, यानी कि प्रतिशत में हमने इसको निकाल दिया। अब बात करते हैं कि साक्षरता दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि भाई देखो साक्षरता बहुत जरूरी होती है और इसको प्रभावित भी बहुत लोग करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो है ना हम पढ़े तो इसमें आएगा शिक्षा की लागत। देखो जैसे पहले क्या होता था, पहले गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी, ठीक है, गुरुजन जो होते हैं पेड़ के नीचे बैठ करके आराम से शिक्षा देते थे। लेकिन आजकल देख लीजिए शिक्षा का जो लेवल है बहुत बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन चला रखी है, देखिए हम लोगों ने, ठीक है ना, यही देख लो हमारा विकास हो गया तो अपने आप में ये खर्चीली हो गई है। आप लोगों का डेली का डाटा लग रहा है, मोबाइल डाटा। अब इसमें देखो भाई, शिक्षा की लागत में कहता है कि जो विकसित देश होते हैं उनके अंदर जो शिक्षा होती है वो लगातार महंगी होती जा रही है, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट बढ़ते जाएंगे ना भाई, शिक्षण संस्थान अगर बढ़ते जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर शिक्षा के लिए बहुत अधिक कीमत लोगों को देनी पड़ सकती है, ठीक है। तो शिक्षा की लागत जहां पर ये ज्यादा होगा, शिक्षा की लागत ज्यादा होगी, वहां पर क्या होगा, वहां पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम हो जाएगी। और जहां पर शिक्षा की लागत कम होगी वहां पर लोग अधिक साक्षर होंगे, ठीक है ना, वहां पर साक्षरता दर अधिक पाई जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पढ़े हम, तो दूसरे में कहता है कि इसमें आएगा कि ग्रामीण, नगर और ग्रामीण क्षेत्र का परिदृश्य देख लो भाई, नगर और ग्रामीण, ठीक है। देखो हमें पता है कि जो सुविधाएं होती है ना, शिक्षा से संबंधित सुविधाएं लगा लीजिए, वो सारे की सारी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, लगभग सभी सुविधाएं की जब हम बात करते हैं कहां मिलती हैं, नगर के अंदर पाई जाती हैं। तो इसलिए नगरों के अंदर रहने वाली जो जनसंख्या होगी वो क्या होगी, वो अधिक साक्षर होगी, यानी कि वहां पर साक्षरता दर अधिक मिलेगी। गांव के अंदर क्या होता है कि गांव के अंदर है ना, ये जो शिक्षा से संबंधित या कोई भी सुविधा जो होती है बहुत कम पाई जाती है, और जो लोग होते हैं ना वो अपने बच्चों को दूर भेजने में समर्थ भी नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि वहां पर जो साक्षरता दर होती है ना वहां पर कम होती है। और कुछ गांव के अंदर होता क्या है कि वो बेचारे अपने जनसंख्या को, अपना पेट भरने के लिए अपने बच्चों को साथ में काम में लगाए रखते हैं, ठीक है, खेती के काम के अंदर, मजदूरी में, इस प्रकार लगाए रखते हैं, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो जिस क्षेत्र के अंदर नगरीय जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा, वहां पर साक्षरता दर अधिक मिलने वाली है, और जहां पर ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर साक्षरता दर कम मिलने वाली है। सिंपल सी चीज है। अब आगे तीसरा देखो भाई, अगर हम तीसरे में देखें तो एक आता है अपना स्त्रियों की कंडीशन। भाई स्त्रियों की स्थिति कैसी समाज के अंदर, ये सबसे जरूरी है। क्योंकि देखो अब ये नहीं कि अकेला पुरुष से हम साक्षरता दर को निकालें कि एक पुरुष कितना पढ़ा लिखा है और उसी से हमने साक्षरता दर निकाल ली, ऐसा नहीं होता है, स्त्रियों को शामिल किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर कहता है कि अगर किसी समाज के अंदर स्त्रियों की कंडीशन अच्छी है, वहां की मानसिक दशा अच्छी है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर महिलाएं पढ़ी लिखी मिलेंगी। और जहां पर महिलाएं पढ़ी लिखी मिलेंगी या महिलाओं का शैक्षणिक स्तर अच्छा होगा ना, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर साक्षरता दर अच्छी होने वाली है, ठीक है। और जहां पर महिलाओं की कंडीशन बुरी होगी वहां पर महिलाएं तो डायरेक्ट है, सीधा नजर आ रहा है हमें कि वहां पर महिलाएं तो सारी अनपढ़ रह गई है। अब अनपढ़ रह गई है, जब हम कुल जनसंख्या में साक्षर व्यक्ति निकालेंगे तो वहां पर महिलाएं छूट जाएंगी, तो क्या होगा, साक्षरता दर कम हो जाएगी, ठीक है, पता चल गया। अब एक ले लो धार्मिक मान्यताएं। भाई धार्मिक मान्यताओं का क्या होता है कि अलग अलग धर्म में है ना, अलग अलग लोग अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं। ईसाई धर्म को ले लो, ईसाई धर्म में ना स्त्री और पुरुष को लगभग बराबर का दर्जा दिया जाता है भाई, ठीक है, वहां पर बराबर की छूट दी जाती है। तो वहां पर जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना वो बराबर मिलते हैं। केरल के अंदर देख लो अपने, साक्षरता दर अधिक पाई जाती है, वहां पर ईसाई धर्म के लोग जो होते हैं अधिक पाए जाते हैं, उनसे लोग प्रभावित है, मोटिवेट हो चुके हैं। और उसके कारण क्या है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर है, केरल के अंदर है, ठीक है, इतने ही पुरुष पढ़े लिखे हैं और इतनी ही महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कहीं पर मुस्लिम जनसंख्या है, मुस्लिम धर्म की हम बात करें या हिंदू धर्म की बात कर लो, ठीक है, हर जगह पर दोनों धर्मों में लगभग इस मामले में तो एक जैसी मानसिकता ही मिलती है, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि इनके अंदर क्या हो रहा है, यहां पर ये होता है कि हम अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकालेंगे या फिर किसी शैक्षणिक स्थान तक नहीं भेजेंगे, बेटियां इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी ठीक नहीं होती हैं। इस प्रकार की जो मान्यताएं अब जो फैली हुई है इन धर्मों के अंदर, अब बोल रहा हूं मैं, अब फैली हुई है, ठीक है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता होता था, लेकिन अब जो फैली हुई इस प्रकार की जो मान्यताएं होती है वो क्या करती है, वो महिलाओं को पढ़ने के लिए आगे नहीं आने देती हैं। तो उसके कारण क्या होता है, महिलाएं पिछड़ जाती हैं, ठीक है। और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको
साक्षरता दर के कम होने का कारण बोलेंगे। ठीक है, और इसमें अब लास्ट देखें तो वो आता है सरकार की नीति लगा लो या फिर उस देश की अर्थव्यवस्था लगा लो। भाई जितनी ज्यादा समर्थ अर्थव्यवस्था, जैसी सरकार की नीतियां, अगर वो शिक्षा के ऊपर पैसा लगा रही है और अच्छी अर्थव्यवस्था है तो क्या होगा, शैक्षणिक सुविधाएं अधिक मिलेंगी और पढ़े लिखे लोग जो होंगे वो अधिक मिलेंगे। तो इसके साथ जो है मेरा टॉपिक वो है कंप्लीट होता है साक्षरता वाला। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है, अपनी बुक उठाएं, उसको पढ़ें, और अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए या मुझे पर्सनल मैसेज करके आप इस बात को, इससे संबंधित कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो से संबंधित फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपको कोई कमी लगती है वीडियो के अंदर तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसे सुधारने की। मैंने पहले भी बोला था कि लॉकडाउन में सुविधाओं के अभाव में हम इन वीडियो का निर्माण कर रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो सके। ठीक है, थैंक यू भाई।